हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है। उनके लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने लगी क्योंकि इसमें हम आज सॉल्व कराएंगे मॉडल पेपर दोस्तों आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पेपर में हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जैसे कि जो आपके लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न होंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से अच्छे से गणना कर लेंगे। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि में से जो ये आपका पेपर के दृष्टि से जो प्रश्न होगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। और आपका ये प्रश्न होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि होम साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 1 दिया जाएगा लॉन्ग आंसर में। फंसी धागे किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के फैंसी धागे के का वर्णन कीजिए। यानी कि फैंसी धागे किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के फैंसी धागों का वर्णन कीजिए। आंसर में इस तरीके से आपको लिखना होगा। नहीं, फैंसी धागा आप लोगों को पता है कि फैंसी धागे किस तरीके से कताई के समय और जो हमारे फैंसी धागे होते हैं रेशमी धागे होते हैं। तो जैसे सारे अपने ऑटोमेटिक जैसे भी धागे होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अब सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फैंसी धागे किसे कहते हैं? जो नोवेल्टी सूत होता है वो किस प्रकार का होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होता है नोवेल्टी या फैंसी धागे। नोवेल्टी जो होता है नोवेल्टी का मतलब ही फैंसी धागे होते हैं। हम इसे नोवेल्टी कह सकते हैं या फैंसी धागा कह सकते हैं हम। तो इसी को हम नोवेल्टी या फंसी धागे भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट कि नोवेल्टी धागा जो होता है यानी कि कताई की प्रक्रिया में ऐंठन की मात्रा को कम अथवा अधिक करने से या विभिन्न व्यास वाले सूतों को मिलाकर ऐंठन देने से क्या होता है? सजावटीपन उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को हम नोवेल्टी सूत निम्न प्रकार से होते हैं। जो नोवेल्टी सूत होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फैंसी धागे जो हमारे होते हैं वो किस तरीके से जनरेट होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आगे बताते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है स्पाइरल धागा। स्पाइरल धागा किसे कहते हैं? इस प्रकार के धागों में एक बिना ऐंठन वाले धागे के को अत्यधिक बटे हुए जिसे कहते हैं ऐंठन दिए हुए धागे पर इतना कसकर लपेट दिया जाता है कि निचला जो बिना कटा हुआ धागा होता है वह क्या होता है कि धागा नहीं देता और ऊपर की ओर का ऐंठन धागा ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपका ऐंठन धागा होता है। जब ऊपर वाला ऐंठन धागा घिस जाता है तब वस्त्र क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसे हम स्पाइरल धागा कहते हैं। अब आता है सेकंड रेटिना धागा। रेटिना धागा क्या है? ये धागे स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित है, यानी जो स्पाइरल धागा है इसका रूपांतरित है। इनकी बटाई स्पाइरल धागे की भांति ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी बटाई में कुछ स्थानों में फंदे छोड़ दिए जाते हैं और क्या होता है तीसरे धागे से क्या होता है यथास्थान बांध दिया जाता है। जब ये फंदे खींचकर फैल जाते हैं तब इनका आकार क्या होता है? रचना बिगड़ जाती है। इनका आकार तथा क्या होता है? रचना बिगड़ जाते हैं। तो ये रेटिना धागा हो जाता है। उसके बाद फिर आता है फ्लैग धागा। अब फ्लैग धागा क्या होता है दोस्तों? फ्लैग धागा होता है कि यह धागा स्लब धागे के समान होता है। स्लब धागे के समान होता है। इसमें कम बटे या बिना कटे हुए धागे, ऊपर अधिक बटा हुआ धागा और कसकर लपेटा जाता है। बिना बटा धागा जल्दी घिस जाने पर क्या होता है? वस्त्र कम घिस जाता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे फ्लैग धागा आता है। फिर आता है लूप धागा। इस प्रकार के धागे जो लूप धागा है, इस प्रकार के धागे में इसकी सतह पर दूसरे धागे से विभिन्न आकार के फंदे बनाए जाते हैं। ये लूप निश्चित मध्यांतरों पर बनाए जाते हैं। लूप बने होने से वस्त्र में नयापन तथा आकर्षण आ जाता है। फिर आता है 5 नंबर स्लब धागा। स्लब धागा क्या है? इस प्रकार के धागे में निश्चित मध्यांतरों
पर धागे में कम ऐंठन या बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर अत्यधिक ऐंठन दी जाती है। जो स्थान ऐंठन रहित होते हैं वे प्रयोग के बाद भद्दे प्रतीत होने लगते हैं तथा निर्बल पड़ जाते हैं, और ये धागे मजबूती की दृष्टि से निर्बल हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका फैंसी धागा होता है। फर्स्ट नंबर ये आता है। सेकंड नंबर ये ऐंठनदार हो जाता है, ऐंठनदार ये, और ये आपका सेकंड नंबर ये ऐंठन वाला धागा आपका होता है। उसके बाद फिर आता है टेक्सचर्ड धागे। क्या आता है? टेक्सचर्ड धागे। ये धागे क्या होते हैं कि सीधे होते हैं, चिकने और लंबे धागों से तैयार होते हैं। अब टेक्सचर्ड धागे स्ट्रेच धागों का ही रूपांतरित तथा सुधरा हुआ रूप है। इसमें प्रायः नायलॉन के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्ट्रेच एवं बल्क धागों दोनों के ही गुण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यानी कि टेक्सचर्ड जो धागा होता है वो क्या होता है? इसका दूसरा रूप क्या है? जो शलभ धागा है, स्ट्रेच धागा है, उसी को हम टेक्सचर्ड धागे को एक रूपांतरण मानते हैं। फिर आता है टेक्सचर्ड धागे, जैसे आपका आता है वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में अनोखे हैं। अनेक कई प्रकार के विशिष्ट वस्त्रों को बनाया जाता है। ये वस्त्र अवशोषकता, आरामदायकता व टिकाऊपन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन वस्त्रों की धुलाई आसान है, सिकुड़न नहीं पड़ती है तथा मुलायम होते हैं। इन धागों तथा फिलामेंट धागों में जो प्रमुख अंतर हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे जो धागे होते हैं उसमें कई प्रकार के आते हैं। जैसे टेक्सचर्ड धागे जो होते हैं ये क्या होता है कि जिसे हम सिल्का कहते हैं, सिल्कन के टाइप में होता है, और जो सिल्कन के टाइप में होता है वो आपको आरामदायक और वस्त्रों की धुलाई में आसान हो जाते हैं, और इसका जो है टिकाऊपन होता है, ये वस्त्र अवशोषकता में कम आती हैं। फिर आता है कि इनके रेशों में कुछ भिन्नता लाई जाती है, जैसे फंदे में सिकुड़न डाली जाती है या घुंघरालापन लाया जाता है। टेक्सचर्ड धागों से बने कपड़ों का अभिशोषण क्षमता भी वृद्धि हो जाती है तथा नमी की जो प्रतिग्रहता है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। अब आपका आता है नेक्स्ट गांठ वाला धागा, जिसे कहते हैं नॉट यार्न। इस धागे के निर्माण में ऐंठन वाले दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों के हो सकते हैं। इनमें से एक सूत आधारीय कार्य करता है, और जबकि दूसरा सूत क्या होता है? पहले वाले ऊपर को गांठें लगाना का कार्य करता है। सूत ये गांठें निश्चित मध्यांतरों पर दिखाई देती हैं। इनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करके क्या होती है? विभिन्न लगाए जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे इसमें हम कार्य कर देते हैं उसमें रंग जैसे जैसे उस पर हम एक या दूसरे या तीसरा रंग लाते हैं, उसकी क्या होती है? इसके रंगों की जो प्रयोग होते हैं उसकी विभिन्नता लाई जाती हैं। फिर आता है 8 नंबर ग्रेंडल धागा। इस प्रकार के धागे को बनाने में दो या दो से अधिक रंग के धागों की आपस में बट लिया जाता है। जैसे दो रंग के धागे जो होते हैं, यही धागा ग्रेंडल धागा कहलाता है। इसमें वस्त्र की सुंदरता बढ़ जाती है। इनमें दो या दो से अधिक रंगों के साथ धागों के एक साथ ऐंठन दी जाती है, तो ये होता है ग्रेंडल धागा। यानी कि कोई एक धागा हो गया और एक धागा और दोनों को एक में मिला लिया गया तो ये दोनों एक बन गया, तो इसी वजह से दो धागे इसमें आते हैं। कभी कभी देखते हैं अगर आप रेड और वाइट शर्ट का होता है तो उसमें कहीं कहीं देखिए अंदर से वाइट कलर का धागा जड़ा होता है, तो इसे कहते हैं हम ग्रेंडल धागा। फिर आता है 9 नंबर स्ट्रेच यार्न यानी स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागे कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। फैलने पर ये धागे फैल जाते हैं। क्या होता है? फैलाने पर ये धागे क्या होता है? फैल जाते हैं, या तथा छोड़ देने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार के धागों का जो रूप है तथा आकार है एक निश्चित तापक्रम पर निर्धारित कर लिया जाता है, और इसी से इन्हें सुनम्य धागे भी कहा जाता है। अपने निर्धारित तापक्रम पर इन धागों के वस्त्रों को धोने, सुखाने, फैलाने पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि इस ताप से अधिक तापक्रम होने पर वस्त्र की जो निश्चित आकृति तथा आकार को हम खो देते हैं, और ये वस्त्र रासायनिक विधियों से संश्लेषित कर बनाए जाते हैं। अब आता है ताप सुनम्य। स्ट्रेच धागे के बने वस्त्र अपने अलौकिक गुणों के कारण विशिष्ट होते हैं। पहनने पर शरीर की रचना के अनुसार फिट हो जाते हैं तथा उतारने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, और इनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, और धोने, सुखाने व लटकाने पर आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस्त्री करने
रखने की भी इन पर कोई आवश्यकता नहीं है। ये वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ तथा मजबूत होते हैं। स्ट्रेच धागे से बने वस्त्र की देखरेख एवं संरक्षण काफ़ी आसान है। इनसे आवश्यकता एवं इच्छानुसार विभिन्न आकार प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यानी कि फंसी है जो फैंसी धागे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फैंसी धागे हमने आपको बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से आपको फैंसी धागे के बारे में बताया। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल व क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका दोस्तों। इससे पहले मैंने फैंसी धागे के बारे में बताया था, ये भी आपके सेक्शन सी में प्रश्न पूछे गए थे। अब आपका आता है सेक्शन बी का प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी में कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल व क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। मस्त रहिए दोस्तों और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपके साथ ज़रूर उपस्थित होते हैं, क्योंकि पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया था। और आपके जो माइंडसेट होते हैं वो आपका क्या होता है कि यही इसी पे बन जाते हैं। तो पढ़ाई करने में और लिखने में दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका आता है दोस्तों इसमें आंसर में कि प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल व क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें लिखेंगे कि अलग अलग अम्लों का अलग अलग तंतुओं पर प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। जैसे अब कपास आ गया आपका, तो अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है कपास में। खनिज अम्ल का हल्का घोल भी कपास को सुखाकर पाउडर में बदल देता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिसे हम कहते हैं H2SO4 में कपास के रेशे झुलस कर वे उसमें घुल जाते हैं और हल्के घोल का प्रभाव रेशों में सिकुड़न लाता है। एसिटिक एसिड का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आता है लिनन। अब लिनन पर अम्ल का जो प्रतिक्रिया है वो कपास के समान होती है। कपास और लिनन क्या होता है, सेम होते हैं। उसके बाद आता है रेशम। रेशम में खनिज अम्ल के हल्के घोल का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, किंतु तीव्र घोल हानिकारक होता है। कार्बनिक अम्ल भी रेशम को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये आता है रेशम की बात। अब रेशम में अम्ल क्या होता है, अगर तीव्र प्रभाव से डालते हैं तो ये हानिकारक होता है तीव्र घोल से। अगर इसको हम हल्के घोल से डालते हैं तो ये इसका नुकसान कोई नहीं पहुंचता है। फिर आता है ऊन। कपास, लिनन और रेशम। अब आता है ऊन। ऊन में कार्बनिक अम्ल जो है वो ऊनी रेशों को फुला देता है। जो कार्बनिक अम्ल होता है वो क्या होता है, ऊनी रेशे को फुला देता है, जिसमें वे खराब हो जाते हैं। खनिज अम्ल के तीव्र घोल से उन्हीं ऊनी रेशे घुल जाते हैं, किंतु हल्के घोल में ऊनी रेशा क्या हो जाता है, फूल जाता है, पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद आपका आता है क्षार का प्रभाव। अब जैसे क्षार अभी तक था आपका अम्ल का प्रभाव किस किस पे पड़ता है, लेकिन क्षार का प्रभाव अब कहाँ कहाँ आता है। अब जैसे क्षार का प्रभाव में कपास के रेशों पर इनका जो हानिकारक प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता है, यानी कि कपास के रेशों पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लिनन में भी क्षार के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है। रेशम के तंतु पर अब ये जो क्षार लिनन था, लिनन पर भी क्षार के प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता होती है। और रेशम के तंतु पर क्षार के हल्के घोल बुरा प्रभाव नहीं डालते, यानी कि रेशम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु रेशे पीले तथा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अगर क्षार पड़ गया रेशम पे तो इसका जो रेशे हैं वो क्या होता है, पीले पड़ जाते हैं और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। फिर आता है ऊन पर जो क्षार है, क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊन पर इसका प्रभाव अधिक फैल पड़ता है। क्षार के प्रभाव से रेशा पीला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है तथा उसके रेशे क्या होता है, फैलकर जकड़ जाते हैं। फिर आता है बोरेक्स तथा अमोनिया। बोरेक्स अमोनिया से ऊन को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाती है। जिससे जो आपका बोरेक्स हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या करता है, ऊन पे कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो ये आता है क्षार के प्रभाव में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चैनल का नाम है AK स्टडी नोट्स। अगर आप लोग को अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और अच्छे से आप लोगों के लिए
पढ़ने और लिखने में दोनों के तरीके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।